चलें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रोजेक्ट चार्टर। आपको प्रोजेक्ट चार्टर का पता होना चाहिए। क्यों? इसमें कोई, ये पूरा आपके सामने ना एक किस्म का टेम्पलेट है, ऐसे बना होता है, ठीक है। मैं, अब ये टेम्पलेट मुझे बस कहीं से मिल गया, मैंने इसको सर्च वगैरह किया, तो ये मैं ग्रुप में भी अपलोड कर लूंगा। मैंने पहले भी किया है, लेकिन चूंकि कुछ स्टूडेंट्स बाद में ऐड हुए हैं ग्रुप में, तो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से रीशेयर करूंगा ग्रुप में। अच्छा, देखिए, इसमें प्रोजेक्ट की आईडी होती है, नेम होता है, ठीक है। अब ये आईडी और नेम, ये वाला पोर्शन आपने याद रखना है। ये अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करें तो आपको ये राइट साइड पे टॉप मोस्ट, यहाँ पर उसके लेफ्ट साइड पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का लिखा हुआ है, लोगो वगैरह, लेकिन उसके राइट साइड पे लिखा होगा। तो अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है। क्योंकि जब तक आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं होगा, आप कभी भी अपना प्रोजेक्ट प्रॉपरली ना तो इनिशिएट कर सकेंगे P6 के ऊपर एज अ प्लानिंग इंजीनियर, और ना आपको डिटेल्स का पता होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। वैसे ही होता ये, एक बात याद रखें, आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लासीफाई होता है, बड़ा क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है। इवन प्रोजेक्ट, मैं इन इटसेल्फ प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें प्रोजेक्ट चार्टर इज द वे हाईएस्ट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट। ये कोई ऐसे शेयर भी नहीं करता, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट ना हो। खास तौर पर गल्फ वगैरह में तो बिल्कुल भी शेयर नहीं होते। हाँ, विद इन इंडस्ट्री, या आप ये कहें कि विद इन कंपनी शेयर हो रहा होगा, वो विद इन कंपनी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक किस्म का बिजनेस पोर्टफोलियो होता है कंपनी का, तो वो विद इन कंपनी तो शेयर हो रहा होगा, बट आउटसाइड शेयर नहीं होगा। सो इस वजह से मैं भी आप लोगों को टेम्पलेट के जरिए से पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं लिखी हुई जो बड़ी बड़ी, प्रोजेक्ट नेम होगा, फिर उसकी आईडी होगी, फिर प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं। क्यों, अब आप कहेंगे कि एज ए प्लानिंग इंजीनियर मुझे क्या ज़रूरत है कि मुझे पता हो कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, प्रोजेक्ट के जितने भी स्पॉन्सर हो, क्या ज़रूरत है उनकी। देखें, आपको ज़रूरत इसलिए है कि आपको इसलिए पता हो कि जो स्पॉन्सर्स होते हैं बाज़ दफ़ा वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट प्ले कर रहे होते हैं अपना, और वो मीटिंग्स में भी बैठे होते हैं। और ख़ास तौर पे जब मीटिंग्स होती हैं प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस की, तो आप तो प्रोग्रेस सारी खुद देख रहे होते हैं, ट्रैक भी कर रहे होते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन भी आपको देनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस किस को प्रेजेंटेशन देनी है। तो आपको स्पॉन्सर्स का पता होना चाहिए, फिर आपको प्रोजेक्ट ऑनर यानी क्लाइंट कौन है उसका पता होना चाहिए, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी कंपनी का अलहदा होगा, लेकिन क्लाइंट की तरफ से भी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ठीक है। असली वो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। आप उसको भी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, अपने को तो वैसे भी देंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आप पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको प्रोजेक्ट की हिस्ट्री वगैरह बता देते हैं, ठीक है। आपको पूरी हिस्ट्री होती है, जनरल से इंट्रोडक्शन होता है, फिर उसी में ये आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा भी थी जो मुझे इंटरनेट पे मिल गई हैं, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो, डिफरेंट कंट्रीज की हैं। फिर एग्जेक्टिव समरी होती है इसमें, प्रोजेक्ट इसमें एग्जेक्टिव समरी में समराइजेशन होती है, कॉस्ट की, टाइमलाइन क्या होगा, डिलीवरेबल्स क्या क्या होंगे, उनके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे होंगे ठीक है, अभी काम शुरू नहीं हुआ। फिर इसके बाद ऑथराइजेशन होती है कि प्रोजेक्ट की अथॉरिटी कौन है, क्लाइंट होगा जाहिर सी बात है, उसके स्पॉन्सर, वही वही सारी चीज़ें जो ऊपर बताई जाएंगी वो तो बड़ी बड़ी करके बताई जाएंगी ना, इधर थोड़ी सी डिटेल में होती है। फिर नेम होंगे, क्या है उनका डेजिग्नेशन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो फिर उनके सिग्नेचर्स भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर करंट सिचुएशन क्या है भाई, अगर प्रोजेक्ट स्क्रैच से शुरू शुरू हो रहा है, फ्रॉम स्क्रैच शुरू हो रहा है, या जैसे एक भाई लास्ट टाइम बता रहे थे कि डिसमेंटलिंग है, ठीक है, पूरी करंट सिचुएशन बताई जाती है क्या है। फिर उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट एड्रेस किस चीज़ को करेगा, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। फिर अप्रोच क्या होगी। अब अप्रोच में पहले तो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है वो हल्की सी, जो कि बार बार आप ये कहेंगे कि एक ही पॉइंट है, बस उसको डिफरेंट जो आप ये समझे डिफरेंट लैंग्वेज से उसको बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद
गोल्स बताए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, अब ये प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर बताए जाते हैं। फिर क्या क्राइटेरिया है सक्सेस का। ठीक है, अब देखें प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल तब होगा ना जब उसका कोई क्राइटेरिया होगा। तो क्राइटेरिया और किस तरह हमने मेजर करना है प्रोजेक्ट को, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाती हैं। ठीक है, वैल्यू बताई जाती है प्रोजेक्ट की। फिर प्रायोरिटीज़ क्या है, आपने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अक्सर ऐसे ही होता है, कॉस्ट और टाइम के साथ साथ, लेकिन मेन फोकस उनका क्वालिटी ही होता है। लेकिन अब देखें क्वालिटी से हमारा ताल्लुक नहीं है, टाइम भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो टाइम प्लस कॉस्ट के साथ प्लानिंग इंजीनियर का डायरेक्टली लिंक है। हाँ, क्वालिटी के साथ भी है कि लेट से अगर वो क्वालिटी इतनी हाई डिमांड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से टाइम लग सकता है ज़्यादा, तो फिर क्वालिटी के साथ भी है। लेकिन क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करवाना प्लानिंग इंजीनियर का काम नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर स्कोप वगैरह बताया जाएगा, क्या क्या चीज़ें स्कोप में हैं, क्या क्या चीज़ें आउट ऑफ स्कोप हैं। ये हमने वैसे भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। फिर आपको की डिलीवरेबल्स भी बताए जाते हैं। अब की डिलीवरेबल्स में अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन की जाती हैं। पहले डिलीवरेबल क्या होगा, उसका स्टेक होल्डर कौन कौन होगा। फिर डिस्क्रिप्शन भी बताई जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कंप्लीट द सब स्ट्रक्चर इन 4 मंथ्स या इन 6 मंथ्स या इन 10 मंथ्स, जो भी है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा वो भी बताया जाता है कि भाई हम चेक करेंगे पहले पूरा यानी कि सुपर वो सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती हैं कि हम आके चेक करेंगे, मेजरमेंट्स लेंगे या वगैरह वगैरह। ये भी बताया जाता है कि थ्रू आउट आपने रिपोर्टिंग करनी है, तब आपका वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा, क्योंकि आपको बिल जारी करते हैं ना जब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बताया जाता है। तो प्रॉपर उसमें आपको पूरा क्राइटेरिया बताया जाता है। फिर ड्यू डेट भी बताई जाएगी कि कब तक चाहिए हमें। इस तरह ये सारा का सारा एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद फिर वही है, तो प्रोजेक्ट की माइलस्टोन्स है ना, हम अचीव क्या करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके और वगैरह वगैरह। इसमें पॉलिटिक्स भी आ जाती है, सब कुछ होता है। फिर एस्टिमेटेड बजट क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपका एस्टिमेटेड बजट, ये आप ये समझें कि ये अभी BOQ भी नहीं बना आपका। ठीक है, अभी आपका BOQ भी नहीं बना होता। और क्योंकि अभी तो आपका डिज़ाइन फेज ही नहीं हुआ, तो BOQ कैसे बनेगा। लेकिन वो पास्ट में जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हुए होते हैं, उनमें वो ऐसे करते हैं, +-25% के हिसाब से एक रफ एस्टिमेट बनाते हैं। रफ एस्टिमेट का नाम तो सबने सुना होगा। तो रफ एस्टिमेट आपका इधर बनता है, और वो बनवाते भी कंसल्टेंट से हैं। जब ये बन जाता है, फिर वो स्टेक होल्डर्स पूरा एक एक रजिस्टर बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है स्टेक होल्डर्स रजिस्टर। ठीक है, उसमें उनके नेम क्या है, ठीक है, उनका रोल क्या होगा। कोई उसमें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होगा, कोई उसमें प्रोजेक्ट क्लाइंट होगा, कोई उसमें प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई उसमें प्रोजेक्ट कंसल्टेंट होगा। बाज़ केसेस में फिर जनरल पब्लिक भी हो जाती है। तो पूरा रजिस्टर बनाया जाता है। अच्छा, फिर उसमें उनके जो रिप्रेजेंटेटर होते हैं उनका उनको भी ऐड किया जाता है। ठीक है। अब जैसे ये एग्जांपल के तौर पे स्पॉन्सर का उन्होंने बताया है, तो अल्टीमेट डिसीजन मेकर ये होगा। इसने प्रोजेक्ट की ओवरसाइट और गाइडेंस देनी है। प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स को इसने रिव्यू और अप्रूव करना है। अब ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी है। ठीक है, और अगर कोई चेंजेस आ रही हैं स्कोप में, तो ये अप्रूव ये करेगा। ठीक है। फिर अब जैसे ये ऑनर आ गया, अब देखें ऑनर भी एक है। अब ऑनर का क्या है, उसने स्कोप को डिफाइन करना है। अब देखें अप्रूव वो करेगा, लेकिन स्कोप बनाएगा कौन, ऑनर। ठीक है। फिर प्रोजेक्ट टीम वो असेंबल असेंबल करेगा। उसने ऑल रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना है जो जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। फिर वो अकाउंटेबल है। अब जरूरी नहीं है कि मतलब कि इसमें आप ये समझें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं, या सिर्फ ये नहीं है कि उनके रोल्स क्या हैं, असल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ऐड किया जाता है। अम, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो अकाउंटेबल है। फिर उसने कम्युनिकेशन भी करनी है बिटवीन स्पॉन्सर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, जो एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। ठीक है, तो वो मैनेज करेगा। अच्छा, फिर स्टेक होल्डर एनालिसिस किया जाता है। इसका आपका ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक है, लेकिन ये इस चीज़ का पता होना चाहिए। अब कुछ ये इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट की बेस पे होता है। अगर किसी पार्टी का लो इंटरेस्ट होगा,
और हाई इन्फ्लुएंस होगा तो आपने उसको क्या करना है, सेटिस्फाई रखना है। ठीक है। ये एक तरीका कार है। फिर किसी पार्टी का लो इंटरेस्ट होगा और इन्फ्लुएंस भी लो होगा, अक्सर वो पार्टी मॉनिटर वाली होती है। अब चले, मैं आप यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एक वो है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, या आप चले, हम आसानी से जाते हैं। एक, तीन पार्टीज पहले इकट्ठी करते हैं ना। एक है कंसल्टेंट, जस्ट यूजुअली जो होता है। फिर क्लाइंट है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर है। इसके इन तीनों के अलावा एक स्टेक होल्डर जो है वो जनरल पब्लिक है। अब लो इंटरेस्ट और लो इन्फ्लुएंस किसका होगा आपके ख्याल से? इन चारों में डिस्कशन करते हैं ना, साथ साथ आपको समझ भी आए। लो इंटरेस्ट और लो इन्फ्लुएंस किसका होगा? सर जनरल पब्लिक की होगी सर। जनरल पब्लिक का, बिल्कुल। उनका क्या काम है, उन्हें मॉनिटर सिर्फ कर सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं। लो इंटरेस्ट और हाई इन्फ्लुएंस किसका होगा? सर वो कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट का। हाई इंटरेस्ट और हाई इन्फ्लुएंस? सर वो स्पॉन्सर का होगा सर। नहीं, एंड का। कॉन्ट्रैक्टर का। जी जी सर बिल्कुल। और हाई इंटरेस्ट और लो इन्फ्लुएंस किसका होगा? आखिरी एक ही रह क्लाइंट। गया ना, क्लाइंट का। ठीक है। क्लाइंट को आपने कीप इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है। और कंसल्टेंट को क्या करना होता है, सेटिस्फाई। इसके अलावा बाकी जनरल पब्लिक हो गई, या लेट से बाज दफा कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जिन्होंने मॉनिटर सिर्फ करना होता है। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी, उनका भी लो इंटरेस्ट और लो इन्फ्लुएंस होता है। तो इस हिसाब से, अच्छा, फिर इसमें अब ये भी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन ये आपको इन पता होना चाहिए कि किस तरह से चलता है सारा कुछ। तो ये भी सारा कुछ उसमें मेंशन होता है। फिर ये वही सारी चीज़ें हैं, बस आप एंगेजमेंट लेवल क्या करना है, ये एंगेजमेंट लेवल ये होता है। ये भी इसी के बेस पे डिसाइड हो रहा होता है इसके, कि किसको अनअवेयर रखना है, किसको जो है वो रेजिस्टेंट बिहेवियर उसके सामने रखना है, किसी किसके सामने न्यूट्रल रहना है। अब न्यूट्रल जो है वो मॉनिटर वाले के सामने न्यूट्रल रहे। सपोर्टिव किसके आप हों, जिसको आपने जो है वो कीप इन्फॉर्म करना है। और या बाज दफा ज़रूरी नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है। तो बाज़ केसेस में ऐसे भी होता है कि आपने जिसको सेटिस्फाई रखना होता है उसके साथ सपोर्टिव हो। और जो कीप इन्फॉर्म्ड वाला है वो लीडर होता है यूजुअली। और अनअवेयर, आप मॉनिटर वाले को अनअवेयर कर नहीं सकते, क्योंकि उसने आपको, और ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस है वो आपका ये लो इन्फ्लुएंस और ये लो इंटरेस्ट और हाई इन्फ्लुएंस वाले होते हैं। ये रेजिस्टेंस भी शो कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से आपने इनको, इनके साथ सपोर्टिव रहना है। बाकी जिसका लो इंटरेस्ट और लो इन्फ्लुएंस हो वो यूजुअली जो है वो न्यूट्रल भी रह सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। चले आगे चलते हैं। खैर ये तो फिर इनिशियल कम्युनिकेशन है वगैरह वगैरह। हाँ, आप देखें, ये आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में वीकली लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, वीकली टू वीकली रिपोर्टिंग हुआ करेगी। अब एज अ प्लानिंग इंजीनियर मुझे इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है। पर्पस क्या है, रिव्यू प्रोजेक्ट स्टेटस एंड डिस्कस पोटेंशियल इन इश्यूज और डिलेज, अगर इन केस आ गए हैं तो इसलिए अब एज अ प्लानिंग इंजीनियर जब आप अपनी पहली जॉब आपको कहीं पर भी मिले, आपने हमेशा वो, जो पहले मैंने पढ़ा है ना कि व्हाट इज जो मैं उसका कह रहा था ना, ये हमने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, एक ही हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वो वैसे ही जनरल था। आपने कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर करना है, मुझके प्रोजेक्ट चार्टर मुझे बताया जाए। ठीक है। तो बाकी फिर अब देखें, ये पोटेंशियल इजम्पशंस और कॉन्स्ट्रेंट्स, जो पोटेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं वो भी डिस्कस की। अच्छा, ये आप नहीं बनाते, एक और चीज़ मैं बता दूं। ये एज अ प्लानिंग इंजीनियर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रोजेक्ट चार्टर बनाना। ये आपकी हाई लेवल अथॉरिटी बनाती है। ठीक है। इसके बाद बाकी रिस्क भी होते हैं, सब कुछ होता है। और
हम कोई आपके जो, अगर हम सिवेरिटी के हिसाब से देखें, कोई लो लेवल होता है, कोई मॉडरेट लेवल होता है, फिर मेजर और हाई वगैरह, फिर वो उसको आपको मैनेज करने के तरीके भी बताते हैं। सो ये सारा का सारा इस तरह का बनता है आपका। चलें अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर अब हम जरा देखते हैं कि एग्जांपल्स कुछ हम देखते हैं प्रोजेक्ट चार्टर की। अब ये कोई प्रोजेक्ट है, ये आई थिंक मेरे कहाँ पर है, एक मिनट मैं इसको ज़रा देख लूँ। आई थिंक ये यूएस का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, मुझे समझ आ गई, यूएस का प्रोजेक्ट है। अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बेस्ट है। क्यों? उन्होंने क्या, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, पॉजिटिव चार्ज ईएमवी स्टेशन इंस्टॉलेशन, ईएमवी स्टेशन इंस्टॉलेशन है, ठीक है। इसमें रोल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी हो सकता है क्योंकि मशीनरी की बात आ रही है, लेकिन साथ साथ में इसमें लेकिन इलेक्ट्रिकल का इसमें रोल जाता है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है, ठीक है, फील्ड इंजीनियरिंग करनी है, यानी कि वो जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है उन्होंने इंस्टॉलेशन की वो, फिर ऑपरेशंस भी करने हैं, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करनी है। तो और ये तो खैर चलें वैसे है। यहाँ पर आप देखें, प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आपको बताया जाता है कि प्रॉब्लम और इशू क्या है। तो उसमें प्रॉब्लम या इशू में बेसिकली आपको गोल बताया जाता है कि प्रोजेक्ट का गोल क्या है, कि 1125 ईवी इन चार्जिंग स्टेशंस जो है वो 116 लोकेशंस में अक्रॉस यूएस, मैक्सिको और कनाडा जो है वो आपने इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। और किस चीज़ को एकोमोडेट करना है, मॉल्स को और सर्विस स्टेशन जो होते हैं आपके, ठीक है। तो अब वहाँ पर आपने ईवी चार्जिंग की जो नीड्स हैं उसको आपने पूरा करना है, तो आपको वो 116 लोकेशंस भी बता दी हैं। यहाँ पर तो नहीं बताई ना, लेकिन यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है, वैसे आपको फिर बताएंगे। और ये फिर पर्पस क्या है, वही चीज़ ये है, प्रोजेक्ट का जो गोल होता है उसी को आप ये समझें कि बस थोड़ा सा मजीद विद एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। फिर बिजनेस केस क्या है, जाहिर सी बात है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा कितना होगा, ये बताया जाता है। फिर गोल्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है। तो अगर आप इसको आप थोड़ा सा खुद भी स्टडी करेंगे तो आपको खुद भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, सॉरी मुझे लगा कि, एक मिनट, हाँ, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स क्या है। तो वही डिलीवरेबल्स आपको बस बताया, इंस्टॉल कर देने हैं। चलें, अच्छा, स्कोप क्या है, ठीक है, सारी एक जैसी चीज़ें हैं, बस डिफरेंट वर्ड से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, आउटसाइड ऑफ स्कोप क्या है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्ड पार्टी क्लाइंट्स लोकेशन प्रिपरेटरी वर्क वगैरह, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल परमिट फॉर डिगिंग सिटी रीजन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी लॉजिस्टिक्स वगैरह, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये रिस्पॉन्स, ये अब आउटसाइड ऑफ स्कोप हो गया है। ठीक है, एंश्योर लोकेशंस ठीक हो गया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी। फिर ये आपका कोई स्केजुअल है, स्टार्ट डेट, आप अब देखें ये आपको माइलस्टोन्स बता रहे हैं, प्रोजेक्ट टीम और ये वगैरह, स्टार्ट फिनिश, फिर फाइनलाइज प्रोजेक्ट प्लान वगैरह, कितने टाइम में आपने इसको चार्टर और किक ऑफ के साथ, ठीक है, इसमें आपका चार्टर भी कंप्लीट होना चाहिए। अब ये चार्टर में बता रहे हैं कि चार्टर आपका कब कंप्लीट होना चाहिए था, ठीक है। फिर डिफाइन फेज क्या है, फिर मेजरमेंट फेज, फिर एनालिसिस फेज, इसमें किक ऑफ में यानी कि आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका होगा। फिर इम्प्रूवमेंट फेज, अगर इन केस अगर कहीं ज़रूरत पड़े, कंट्रोल फेज, और प्रोजेक्ट समरी और क्लोज आउट। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा, फिर बाकी आगे चलते हैं। सॉरी अबाउट दैट। चलें आगे चलते हैं। अब प्रोजेक्ट टीम आपको बता रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, ठीक है, वो प्रोजेक्ट की बात हो रही है। चीफ इंजीनियर कौन है, और इसी तरह अब देखें, ये कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होगा, ये कंसल्टेंट की तरफ से, नीचे वो जो है ये होंगे, और जो बीच वाले हैं ये क्लाइंट होंगे, ठीक है। इसी तरह फिर अब देखें, क्यूए डायरेक्टर, और इसी तरह फील्ड इंजीनियर। तो सपोर्ट रिसोर्सेज और ये सारी स्पेशल नीड्स क्या है, टीबीडी वगैरह, ये सब कुछ मेंशन है। फिर लेबर, सप्लाईज, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी कॉस्ट भी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है।
चले आगे चलते हैं। और ठीक है, ऑनर कौन है, ये है। स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, ये हैं, वगैरह। फाइनल आउटकम क्या होगा, ये सब ईच एंड एवरीथिंग। और तो वही चीज़ है जो मैंने आपको टेम्पलेट में शेयर की, लेकिन ये सारा डिस्क्लेमर एंड में होता है। चलें अब हम चलते हैं, ये वाला ज़रा देखते हैं। अच्छा ये मिडिल सेक्स, अच्छा ठीक है, ये जो है आपका अब एक म्यूनिसिपल ऑफिस है, उसकी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, और ये इंग्लैंड में है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, फॉर्मेट सारों का सेम ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग में डिफरेंस होगा, अमेरिका में और तरह से होता है, इधर से इंग्लैंड में और तरह से होगा, और पाकिस्तान भी इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करता है, तो चल जाता है। अच्छा, और गल्फ में भी यही सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ज़रा देखें, इसमें डेट्स भी हैं, ठीक है। डेट एडॉप्टेड कब किया, ठीक है। चलते हैं अब इसको। और अब इस टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, प्रोजेक्ट का मिशन क्या है, ठीक है, बैकग्राउंड और सारा कुछ। फिर हम नीचे चलते हैं, और ये प्रोजेक्ट का मिशन है, ठीक है। फोकस क्या कर रहे हैं, रेनोवेशन का काम है, ठीक है। कोल स्ट्रीम म्यूनिसिपल ऑफिस, उसकी रिनोवेशन का काम है। सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द फैसिलिटी, जो कि नीड्स स्टाफ की, रेजिडेंट्स और कम्युनिटी की पूरी करेगा, आज भी, यानी कि जब ये होना होगा उस टाइम, और फ्यूचर में भी। और एग्जिस्टिंग ऑफिसेज की स्पेस को भी रेनोवेट करना है, ठीक है, बिल्डिंग कोड्स को। यानी कि इसमें अगर लेट से डिसमेंटलिंग की ज़रूरत पड़े तो वो भी करनी है, क्योंकि बिल्डिंग कोड्स तो चेंज होते रहते हैं ना उधर। वो हमारी तरह तो नहीं है कि अभी तक 1999 या 98 के वो जो बिल्डिंग कोड जो एसीआई से उठाए हुए हैं, या इस तरह आम, आ, वो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट से जो उठाए हुए हैं, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं अभी तक हमारे पीसी वगैरह। लेकिन वहाँ पर कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, वो लोग चेंजेस लाते हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको भी उन्होंने करना है। फिर एसेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स को भी पूरा करना है, जो कि अब होंगे, जो बिल्डिंग कोड्स उनके होंगे उसके हिसाब से, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट का चार्टर, पर्पस क्या है इसका, ठीक है। तो अब ये ज़रा, क्योंकि चूंकि ये अब वो तो चले उसका था ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड, लेकिन ये सिविल वालों का है, तो सिविल वालों को अब प्रॉपरली समझ आ रही होगी, वो इलेक्ट्रिकल वालों को आई होगी। लेकिन आप देखें, जब आप प्लानिंग इंजीनियर है ना, आप अपने माइंड में एक चीज़ बिठा दें कि आपने सिर्फ एक फील्ड में नहीं जॉब करनी होती। आपको एमईपी में भी जा सकते हैं आप, जो है एज ए प्लानिंग इंजीनियर, आप एज ए प्लानिंग इंजीनियर जो है वो इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो होगी कंस्ट्रक्शन ही उधर भी, लेकिन वो और तरह से होगी। अच्छा, सिर्फ ज़रूरी नहीं है आप जो है वो ये ख़ास तौर पे जो सर्विसेज की जो जॉब्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम की, आपने उसमें भी आप एज ए प्लानिंग इंजीनियर जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं एज ए प्लानिंग इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले जब प्लानिंग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो वो एक दूसरे के फील्ड्स में एज ए प्लानिंग इंजीनियर जा सकते हैं। आपको गल्फ में हजारों एग्जांपल्स मिलेंगी। अब तो गल्फ में एक और सिस्टम भी शुरू हो गया है, चूंकि ये मैं तो कहूँगा कि बड़ा ख़राब सिस्टम है, कि ये जो पीएमपी इन्होंने शुरू की हुई है। तो पीएमपी की वजह से क्या होता है कि कोई और किसी और बैकग्राउंड का बंदा वो पीएमपी जब कर लेता है, तो उसके पास डिप्लोमा, एक किस्म का उसको डिप्लोमा कंसिडर कर लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो डिप्लोमा वाले को भी जो है वो अक्सर, अगर उसको प्राइमरी आता हो तो वो उसको प्लानिंग इंजीनियर तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको स्केजुलर बना देते हैं। तो उसमें अब ये कंपटीशन बढ़ गया है। तो जब कंपटीशन बढ़ गया है, तो उसके बाद वो प्रोमोट होके प्रोजेक्ट मैनेजर भी उसमें बन सकता है। क्योंकि वो उस फील्ड में रहेगा, तो वो फिर प्लानिंग इंजीनियर भी बन जाएगा। तो होता होता वो ऊपर जा सकता है। तो आपका कंपटीशन हर फील्ड वाले से है, एक बात याद रखें। इसके अलावा पर्पस हमने देख लिया, ठीक है।
आगे चलते हैं, अब बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। अब 1987 में कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। कोई 12,000 फीट स्क्वायर की बिल्डिंग है, और एरिया है ना जिसपे बिल्डिंग बनी हुई है। और जो अब उन्होंने मजीद इसमें 3,500 फीट स्क्वायर की एडिशन करनी है। इसके बाद जो करंट स्क्वायर है, जो है, ओके अच्छा कर चुके थे, ठीक है, मतलब कि हो चुकी थी, एडिशन हो चुकी थी 2003 में। अब ये इतनी हो गई है, अब ये उसको इंक्रीज करके 21,000 तक ले जाना चाह रहे हैं। तो अब फेज वन कैसे, उन्होंने उन्होंने फेज वन में बोला अब ये डिलीवरेबल है, ठीक है। फेज वन 5,500 फीट स्क्वायर 2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, मतलब उनके पास स्पेस होगी ना, उसमें बनानी है उन्होंने। फिर फेज टू 2,000 फीट, ठीक है, न्यू कॉन्सल चैम्बर्स बनाने हैं, ये तो बिल्डिंग बना रहे हैं इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स। फिर इंटीरियर रेनोवेशन का काम है बाकी, वो एक अप्रॉक्सीमेटली 7,250 फीट स्क्वायर का है। तो ये सब वो करेंगे। इसके बाद ग्रीन एनर्जी सिग्निफिकेंट ड्राइवर्स फॉर मॉडर्न, और ठीक है वो भी है सारा कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। ये फिर आप जो ये पैराग्राफ्स हैं ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान होता है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये आप लोग को पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ें इनसे डेटा एक्सट्रैक्ट ना करने का तरीका है, तो फिर आप जो है वो अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकेंगे, और गलतियाँ होंगी आपसे। अब देखें, आपको पता चल गया आपका पहला डिलीवरेबल क्या है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट। 5,500 फीट स्क्वायर की 2 स्टोरी बिल्डिंग जो है वो आपने पहले बनानी है। फिर फेज टू क्या है, 2,000 फीट स्क्वायर मजीद बनानी है। फिर फेज थ्री क्या है, वो फिर इंटीरियर रेनोवेशन, यानी आप ये समझें कि जो इंटीरियर फिनिशिंग होती है, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह, ये उसका काम है, ठीक है। तो जो फिनिशिंग वर्क है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखें और चीज़ें भी इसमें ऐड ऐड हो रही हैं, देखें सच है सोलर कलेक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी बनानी है ताकि गाड़ियाँ चार्ज हो सकें। और अब देखें और भी चीज़ें साथ में ऐड कर रहे हैं कि ड्यू टू द नेचर ऑफ द बिल्डिंग एनी न्यू कंस्ट्रक्ट, अब देखें पहले से बता रहे हैं कि न्यू कंस्ट्रक्शन शायद रिक्वायर हो सके, ठीक है, टू पोस्ट डिजास्टर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो हो सकता है। तो इस तरह के, यानी इसका मतलब है कि वो पहले से बता रहे हैं, और उसमें फिर स्कोप अगर चेंज होगा तो उस फिर उसके भी होगा, मतलब सब स्कोप चेंज होगा, जाहिर सी बात है, तो आपका पूरा व्यू क्यू भी चेंज होगा, आपका डिज़ाइन भी चेंज होगा। डिज़ाइन चेंज ना भी हो, यानी अगर आपकी वेरिएशन आ गई जिसको वीओ कहते हैं, वेरिएशन ऑर्डर, तो वो अभी से बता रहे हैं कि आ सकती है, ठीक है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है। फिर उसमें भी देखा जाता है वेरिएशन ऑर्डर में, अगर 10% से ज़्यादा चेंज आ गई है तो फिर उसमें वो करते हैं, तो वो फिर हम साथ में जब फिडेक को स्टडी करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ करते हैं। फिर अब यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट की गवर्नेंस कौन करेगा, यानी प्रोजेक्ट को कौन गवर्न करेगा, और उसकी स्टीयरिंग कमेटी कौन से है, ये ठीक है, यानी उसको देखेगी कौन। तो अप्रूवल करना है कौंसल ने, अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्यों पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कल को आप मीटिंग में बैठे हैं और आप कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है वगैरह नहीं है, तो काम इसलिए रुका हुआ था, ठीक है। अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने बजट का अप्रूवल किसको करना है, तो वो तो कौंसल ने करना है। अब कौंसल को आपको पता ही ना हो कि उधर कौंसल कौन है, या आपको यही पता ना हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, वो ये मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आ, ये चीज़ें आपको पता होंगी तो इसमें आप प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से, क्योंकि अब एक और चीज़ भी आ गई है जो फिडिक 2017 में ऐड की गई है, और वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत ये इन्होंने जेसीटी से कॉपी किया है। अब जेसीटी क्या है, इंशाल्लाह ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा। ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप हैं, ठीक है, जैसे एनईसी हो गया, इसी तरह जेसीटी है, फिर एआईए है जो अमेरिका में यूज़ किया जाता है। तो इन चीज़ों को मैं जब आपको पढ़ाऊंगा कल इंशाल्लाह, तो फिर आप लोगों को समझ आएगी। तो उसमें ये जेसीटी से इन्होंने कॉपी करके अर्ली वार्निंग सिस्टम लाए हैं। तो उसमें ये होता है कि आपने
किस तरह से आपने प्रोजेक्ट को सारा कुछ पहले से, जैसे कोई डिले आ रही है फॉर एग्जांपल, तो किस तरह से आपने पहले उसको कम्युनिकेट करना है। तो ये चीज़ें आपको इसीलिए पता होनी चाहिए प्रोजेक्ट चार्टर के ज़रिए से, कि कौन है, बजट किसने। अब जैसे आपको पता चला लो बजट का कोई केस आ रहा है आपके सामने, उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, तो थ्रू इनिशिएटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आप अपने कंसल्टेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कौंसल ने अभी तक अप्रूव नहीं किया बजट, हम लो बजट जा रहे हैं, तो जिससे हमें नुकसान हो सकता है या प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं प्रोजेक्ट का रोल। अब ये इसमें बता रहे हैं कि ये स्पॉन्सर है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सिमिलरली फिर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, और फिर प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी कौन है जो प्रोजेक्ट को देखेगी, ठीक है, जिसका काम, ये इनका काम वो मॉनिटरिंग वाला है। फिर आप जाएं तो प्रोजेक्ट आगे, अच्छा कंसल्टेंट भी आ गए, ठीक है। फिर इसके बाद अब हो गया बाकी, अब मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी अप्रोच क्या होगी ये भी बताई जाती है सारी। चेंज मैनेजमेंट आएगी तो वो कैसे करना है। फिर नीचे जाते हैं तो डिफाइनिंग सक्सेस, अब सक्सेस के भी आपको बता रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होनी चाहिए वगैरह वगैरह। अब ये क्या चीज़ है, अब वो बता रहे हैं सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, आपने इसको प्रायोरिटी देनी है, तो ये उनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है। फिर ऑब्जेक्टिव्स बाकी क्या है, एसेसिबिलिटी वगैरह वगैरह, ये सारे वर्ड्स आप लोगों ने सुने हुए हैं। फिर डिलीवरेबल्स, प्रपोजल्स, फंक्शनल डिज़ाइन पहले, ठीक है, पहले प्रपोजल्स बनेंगे, फिर फंक्शनल डिज़ाइन होगा, फिर डिज़ाइन ड्राइंग्स, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन। और अब ये सारे एग्जीक्यूशन है, पहले वाली नहीं, ये वाला। फिर डेफिशिएंसी रिपोर्ट्स, अगर कोई डेफिशिएंसी हो गई, ये भी डिलीवरेबल्स में आप देखे रख लिया। और प्रोजेक्ट साइन ऑफ अगर कंप्लीट हो जाता तो। इसके बाद बजट वगैरह भी और फंडिंग वगैरह भी बता रहे हैं किस तरह से बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए इतने, और अब ये रिजर्व फंड के लिए इतना, जो मिडिल से रिजर्व फंड है उसके लिए इतना है, फिर बिल्डिंग और फैसिलिटी रिजर्व्स के लिए इतना है। और अब प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि स्टाफ एंटिसिपेट कर रहा है कि प्रोजेक्ट जो है वो, देखिए अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ था कि प्रोजेक्ट कितने टाइम का है, लेकिन एंटिसिपेशन आपको बताई जा रही है। इससे ज़्यादा डिले वो नहीं मानेंगे, लिख रहे हैं, लेकिन विल टेक ए प्रोग, हाँ 25 मंथ्स 26 मंथ्स हो जाए फिर मसला नहीं है, क्योंकि उनको भी लग रहा है एंटिसिपेशन, उन्होंने वर्ड बोला हुआ है इसलिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 24 मंथ्स फ्रॉम डिजाइन टू प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ठीक है। और प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड एज वन ओवरऑल प्रोजेक्ट बट इन 4 डिस्टिंक्ट फेजेस, इस तरह से। तो पहला फेज ये है, दूसरा ये है, थर्ड फोर्थ। अब यहाँ पर आपको प्रॉपरली फेजेस भी बता रहे हैं। फिर रिस्क मैनेजमेंट, इसमें अब आपको बता रहे हैं कंस्ट्रक्शन के क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन के क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिस्क क्या हो सकते हैं, पॉलिटिक्स की वजह से आए, परफॉर्मेंस का, उसकी वजह से क्या रिस्क हो सकता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट में जो अगर डिस्प्यूट्स वगैरह आ जाती हैं उसकी वजह से भी डिले हो सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि वो मेरे ख्याल में उस टाइम कोविड-19 का भी चक्कर था, तो उसको भी उन्होंने रिस्क फैक्टर में रखा है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क भी हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अपने रिस्क भी हो सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी रिस्क उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट अप्रूवल वगैरह इन लोगों ने देनी है। और ये आपके पूरा का पूरा इस तरह, इस चार्टर इस तरह बनाया जाता है। फिर ये एक और चार्टर है, ये अब कहाँ का है, अच्छा ये वैसे ही वो है, ठीक है, टेम्पलेट टाइप है, ठीक है, ये टेम्पलेट है, ठीक है। आगे अब इसका देखते हैं, ये है, अच्छा ये मेरे ख्याल में ARC, अब लेट मी चेक ये कहाँ का है। अच्छा ये अमेरिका का है, ठीक है। तो अब आप इसको भी देख लें, ये वही सेम चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, फिर वो उसका आप चार्टर, आपको डिलीवरेबल्स क्या है, और सक्सेस इंडिकेटर्स, नाम उधर चेंज कर दिए ना, उधर से उधर क्राइटेरिया लिखा हुआ था तो इधर इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, एजम्पशंस क्या है, इतनी कोई चेंज नहीं आती है, तरीक फॉर्मेट सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, रिस्क कॉन्स्ट्रेंट्स और डिपेंडेंसी वगैरह, ठीक है।
फिर अदर कंसिडरेशंस जो आपने देखनी है वगैरह वगैरह, सो ये अब, हाँ अब ये उनके प्रॉपरली उधर बता रहे हैं, और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये चार्टर इस तरह से बनाया जाता है, और आपने उसको डेटा सारा ये स्टडी करके एक्सट्रैक्ट करना होता है कि ठीक है इस तरह होगा, इस तरह होगा। और फिर आपने सारा उसको करना है। फिर ये एक और आ गया है, नॉर्थम्ब्रिया बिल्डिंग सेंटर। ये अब ये नहीं समझ आ रही कौन से मुल्क का है। सो ये भी आप, अच्छा ये इंग्लैंड का है, ठीक है, लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। वहां पर ये कोई जगह है न्यू कैसल अपॉन टायर, वहां पर उधर बनेगा। हाँ यूके का है, वो इधर लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर ये पूरी उन्होंने लोकेशन बता दी है कि कहाँ पर है। अब आप देखें तो ये भी अब प्रॉपर उसी तरह प्रोजेक्ट स्कोप, अब इसमें अब यहाँ पर आप देखें पूरा मैकेनिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल, पब्लिक हेल्थ सर्विस, वही पब्लिक हेल्थ में वो आपकी प्लम्बिंग वगैरह सारी वो चीज़ें आ जाती हैं। उधर वो उसको पब्लिक हेल्थ कहते हैं। ये जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, हमने ये खुद से नहीं बनाया, ये अंग्रेज़ों ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का नाम वहाँ से हमने उठाया है। क्योंकि वहाँ पर वो प्लम्बिंग सर्विसेज के वर्ड यूज़ नहीं करते, वो पब्लिक हेल्थ कहते हैं, उसमें सैनिटेशन वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो वो उसको पब्लिक हेल्थ कहते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, फिर फायर प्रोटेक्शन वगैरह, ये सारा आप कुछ, ठीक है। अब यही चीज़ पाकिस्तान में भी होती है ना, अब कोई भी बिल्डिंग कर रहे हो यही चीज़ होती है। 5 ईयर विजिटर लेवल्स विच रीच, अच्छा ठीक है, ये तो और चीज़ है ना। चले, इसमें ऑब्जेक्टिव्स और अभी इसमें भी होंगे, अच्छा डिलीवरेबल शायद नीचे आए। स्कोप, अब देखें, ये देखें आप, ये तो प्योरली एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपके लिए बना है। स्कोप स्टेटमेंट, ठीक है चलें, वो आपके लिए नहीं है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पूरा बनाना है, प्रोक्योरमेंट मेथड भी बताना है, यानी एज अ प्लानिंग इंजीनियर अब आपको ये चीज़ बना कर देनी है कि कब कब मेरी प्रोक्योरमेंट आएगी, यानी मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। और बाकी एनबीसी, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर आपकी अप्रोच कैसे होगी, आ, अब ये मुझे नहीं पता ये रीबा का क्या मतलब है, हो सकता है यूके में कोई और मतलब हो इसका, RIBA का। काइंडली आप लोग कोई इसमें सर्च कर ले, जरा देख लेते हैं कि RIBA स्टेजेस क्या होती हैं। प्री प्लानिंग वही देखें, सारी उसी तरह ही है, कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलें आगे चलते हैं। वही चीज़ फिर आ गई, कॉस्ट प्लान भी बनाए पूरा का पूरा, रिस्क असेसमेंट वगैरह। ये वैसे भी ये चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखानी है कि आपने कैसे WBS बनाना है। और अब देखें ड्राइंग्स वगैरह तो आप P6, ये तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का काम होता है। बाकी हाँ, ये कंसल्टेंट्स को कैसे बनाना होता है वगैरह वगैरह, तो इंशाल्लाह ये हम सारी चीज़ें स्टडी करेंगे आगे। बाकी बाकी अब कोई ख़ास इसमें अब कुछ रह नहीं गया। आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, बाकी वो अब प्रोसेस स्टेजेस क्या होंगे, इनिशिएशन, प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन, क्लोजर, मॉनिटरिंग। चलें, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। अब ये पूरे कम्युनिकेशन राउट्स भी बताए हुए हैं आपको। क्लाइंट है तो कौन कौन किस तरह कब कब करेगा, किस तरह से करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये क्लाइंट है तो ऑलमोस्ट, अब ये नहीं है ना, फॉर एग्जांपल अब जैसे अब मैं आप एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अब जो आर्किटेक्ट है वो क्लाइंट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, और क्लाइंट भी कर सकता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी डीलर से M&E कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है, और सिर्फ क्लाइंट कर सकता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी मैनेजर भी, मैनेजमेंट कंपनी भी नहीं कर सकती, ठीक है। इसी तरह ये
जो स्पेशलिस्ट फैसिलिटीज मैनेजर्स हैं ये भी नहीं कर सकते। तो सिमिलरली मेन कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो किससे कर सकता है? वो कर सकता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर से सिर्फ, आर्किटेक्ट से, और इससे कर सकता है, और M&E कॉन्ट्रैक्टर से कर सकता है। ठीक है। बाकी ये ये आसान है, ये आप लोग स्टडी करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी। कम्युनिकेशन राउट्स भी बता देते हैं। बाकी अच्छा देखें आप खुद, आप ये चीज़ भी आप देखें आप, ये सारा वुड कॉस्ट एंड स्केड्यूल जो कि बनाएंगे, स्केड्यूल एज डिफाइंड बाय PM बोक, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फेज। और डायग्राम्स, रिसोर्स लेवलिंग वगैरह, अब ये हमारा काम है, ये प्लानिंग इंजीनियर्स का काम होता है, रिसोर्स लेवलिंग और वगैरह। और यूजिंग पर्ट एनालिसिस, ठीक है, पर्ट एनालिसिस कह रहे हैं। चलें आगे चलते हैं। और P6 बाय डिफॉल्ट खुद ही अब देखें पर्ट एनालिसिस, मैं वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन P6 की अच्छी बात यह है कि उसमें जो आपका क्रिटिकल पाथ बनता है वो ऑलरेडी उसी की ही कैलकुलेशंस की बेस पे करके दे देता है आपको। तो इसलिए आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती पर्ट एनालिसिस एनालिसिस अलहदा से करने की। चलें आगे चलते हैं। और ठीक है, बाकी बाकी कोई मसला नहीं है। सो ये आज की क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, अब ये इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और होते हैं जो इंशाल्लाह मैं आने वाली नेक्स्ट क्लासेस, कल की क्लास में मैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स पढ़ाऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स के अलावा मैं कल की क्लास में आपको ये चीज़ भी पढ़ाऊंगा कि अब आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए। उनमें से आज एक हो गया प्रोजेक्ट चार्टर, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। फिर अगले वो, वैसे मैं आपको ग्लिप्स दे चुका हूँ जब मैंने आप लोगों को क्लॉज नंबर 1.5 पढ़ाया था उस दिन क्लास में, फिडेक का। तो उसमें फिडेक क्लॉज में मैं आपको इंशाल्लाह फिर वो तो बता चुका था, लेकिन मैं वैसे फिर भी आपको बताऊंगा कि ताकि आप लोग प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें एज ए प्लानिंग इंजीनियर। सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज क्लास? कोई भी क्वेश्चन आपका, किसी का? अभी तक हमने P6 पर स्टार्ट नहीं किया, एक बात याद रखें। रीज़न इज कि पहले आपकी बेस क्लियर हो जाए, पहले आपको शुरू में ये थ्योरी थ्योरी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जब आपको थ्योरी पता हो चल जाए तो उसके बाद फिर P6 में भी बेस से स्टार्ट लेना है। तो फिर ऐसा ऐसा हम एडवांस जाएंगे। बाकी P6 पर वर्किंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो आप यूट्यूब से भी देख के कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई लेवल वर्किंग आपको चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पर नहीं है। तो वो जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको यूट्यूब पर रिसोर्स लेवलिंग या रिसोर्स लोडिंग की वीडियोस मिल जाएंगी। असली मसला वहाँ नहीं आता, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी होती है वो मसला आता है, वो कोई नहीं सिखाता। तो इंशाल्लाह हम ये वन बाय वन अब करेंगे। परसों की क्लास से हम P6 के ऊपर प्रॉपरली स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन द मीन वाइल मैं आज का लेक्चर और जो लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने सिर्फ जो है वो इंस्टॉलेशन की थी, तो वो मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों को। आप लोग फिर काइंडली कोशिश ये करें। अच्छा उस दिन वो मेरे जहन में नहीं आ रहा था, आप लोग ऐसे करें, अगर आप लोगों को इशू आ रहा है अपने अकाउंट बनाने के लिए वो ई डिलीवरी में, तो आप लोग VPN यूज़ करके वो बना लें, ठीक है। जब आप एक बार बना लें तो उसके बाद फिर वो होपफुली आपके पास वो शायद मसला फिर ना आए। तो मुझे समझ नहीं आई ये लिंक कैसा है, किस चीज़ का लिंक? आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर ये जो स्क्रीन पे अच्छा ब्लू ये कलर बहुत में, सारे, डार्क ब्लू हाँ हाँ, कलर में लिंक है ये सर? ये वेबसाइट्स हैं, ये अब कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स.com के नाम की है, कोई Drexel.edu, ये डिफरेंट कुछ लिंक्स हैं जो इस डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी हैं। ये अब मेरे ख्याल में शायद एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं। सर ये प्रोजेक्ट चार्टर में तो सारा मतलब प्रोजेक्ट का हमें पता लग चुका होता है कि मतलब प्रोजेक्ट में क्या क्या है। लेकिन एज ए प्लानिंग इंजीनियर हम इससे मतलब जो
मेन चीज़ें वो सर कॉस्ट और ड्यूरेशन हम सर मतलब उससे जान हाँ हाँ हाँ, वो इम्पोर्टेंट है हाँ। हम वो एज अ प्लानिंग और इंजीनियर साथ में सर हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, क्योंकि हमने बिल्कुल। आ, या तो बाज दफ़ा ये होता है कि वीकली टू वीकली रिपोर्ट करना होता है, बाज दफ़ा ऐसे होता है मंथ मंथ वाइज होता है कि मंथ। एमपीआर जो कहते हैं सर मतलब बिल्कुल। हाँ अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट चार्टर में बाज दफ़ा बता दें, फिर उसके लिए अलग एक और डॉक्यूमेंट आता है, फिर आपने उसको भी स्टडी करना होता है। तो उसको वो फिर होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, तो सर उसमें। ये प्रोजेक्ट जी जी सर, जी, ये प्रोजेक्ट चार्टर सर कौन सर मतलब हमें सर ये प्रोवाइड करेगा? हाँ, ये आपको प्रोवाइड, आपके तो जाहिर सी बात है, आप प्लानिंग इंजीनियर हैं तो आपको आपका प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोवाइड करेगा। जी नहीं सर, मतलब वो तो हमें सर पीएम वो मतलब अवेलेबल कर, लेकिन सर ये बनाता कौन है, मतलब क्लाइंट बनाते हैं कि स्पॉन्सर क्लाइंट बनाते बनाते हैं, हाँ क्लाइंट बनाते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर क्लाइंट बनाता है। हैं? ओके सर, सर ये स्पॉन्सर की तरफ से नहीं होता कि मतलब अगर वो मतलब एज एन हम कह सकते हैं कि एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हम्म। तो सर वो अपना क्राइटेरिया अगर वो उसमें नहीं अपना प्रोजेक्ट खुद चार्टर में? इनिशिएट कर रहे हैं, अगर वो सारा खुद जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मुझे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक के कुछ प्रोजेक्ट हैं जो केपी में चल रहे हैं, जो खास तौर पे रोड्स के प्रोजेक्ट हैं, अब वो जाहिर सी बात है उसमें तो वो बिडिंग भी होगी, सारा कुछ होगा, तो वर्ल्ड बैंक ओवरसी कर रहा है। वो उन्होंने जाहिर सी बात है अपनी पावर्स किसी कंसल्टेंट को ही दी होंगी। तो जी। फिर जो जो प्रोजेक्ट चार्टर है वो सारा का सारा वो कंसल्टेंट से बनवाएंगे। ओके सर। ऐसे होता है। लेकिन अब फॉर थर्ड पार्टी एग्जांपल, मॉनिटरिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुछ ऐसे भी कंपनीज होती हैं या ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो खुद फॉर एग्जांपल टेक्निकली होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल से मेरी मुराद है इरिगेशन डिपार्टमेंट, या इसी तरह अगर आप देखें तो सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट या वापडा वगैरह। तो अब जाहिर सी बात है, अब इनको प्रोजेक्ट चार्टर फिर ये खुद ही बनाते हैं, फिर ये बहुत कम कंसल्टेंट से बनवाते हैं। वो तो सर जीओपी प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो वो बस फिर हाँ हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली कंसल्टेंट बनाते हैं। अब ये कोई था ना इधर मेरे ख्याल में, वहाँ पर भी कंसल्टेंट ने बनाया हुआ था। ये यहाँ पर, हाँ ये देखें, ये एआरसी है, किसी कंसल्टेंट, ये कोई कंसल्टेंट कंपनी है, इन्होंने बनाया हुआ है। ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी भाई का? अच्छा, कल तो खैर कोई मसले वाली बात नहीं होगी। लेकिन कोशिश करें कि परसों तक आप लोग जो है ना वो इंस्टॉल कर लें ये सॉफ्टवेयर अपने पास। अगर किसी के पास नहीं है, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहा, तो आप लोग मुझे बता दें, मेरे पास अवेलेबल है, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है आप सर लोग। ये प्रोजेक्ट चार्टर में क्लेम्स के मतलब अलग भी बताया जाता है? क्लेम्स के नहीं नहीं, क्लेम्स के मतलब ये नहीं बताया जाता, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में बताया जाता है। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है, फिर क्लास को कंक्लूड कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा। अच्छा, 8:20 में, पहले क्लास 8 बजे 8 बजे होती थी, लेकिन 8:20 मैंने इस वजह से किया कि चूंकि नमाज 7:30 बजे होती है तो टाइम लग जाता है, तो इस वजह से 8:20 की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। फिर रमज़ान जब स्टार्ट हो जाएगा, तो जी सर। रमज़ान में फिर टाइमिंग्स हम थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है तरावी भी पढ़नी होती है। तो फिर इंशाल्लाह तरावी के बाद आराम से हम क्लास कंडक्ट कर लिया करेंगे। बिल्कुल सर, यही बात मैं अभी कह रहा था कि रमज़ान का शेड्यूल जो वो भी जी टाइम। जी, इंशाल्लाह रमज़ान का स्केजुअल भी फाइनल फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। चलें ठीक है। चलें, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सारे। अल्लाह हाफिज़।